हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा आदिकाल। कल से हम लोग आदिकाल पढ़ना शुरू करेंगे। जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत आभार है। जो भी साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं आप प्लीज़ 2-3 वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग हैं तभी चैनल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो। सबसे पहले है ब्रज माधुरी सार, 1923 ईस्वी की रचना है, वियोगी हरि की है। तो यहाँ पे क्या है, हरि है ना। तो जब तक ब्रज में हरि थे वहाँ पे क्या थी, मधुरता थी। लेकिन जब वहाँ से चले गए तो क्या होगा, वियोग हो गया। तो ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी की रचना है, वियोगी हरि की। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श, समय है 1923 ईस्वी और रचनाकार है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो जितनी भी उल्टी सीधी ट्रिक्स होती है ना उन्हीं से ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं ना, माइंड में वो चीज़ें पहले आती हैं कि मैंने ऐसे करके पढ़ा था, और सीधे सीधे याद करने से सब कुछ नहीं याद होता। तो यहाँ पे क्या है, पुन्नालाल बख्शी ना। तो पुन्ना को क्या करेंगे, पन्ना कर लेंगे। और जब हम लोग कोई बुक खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसके पन्ने की क्वालिटी देखते हैं ना, फिर विचार विमर्श करते हैं कि कम ज़्यादा क्या है। तो इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी की रचना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, श्याम सुंदर दास। तो जब हिंदी भाषा का विकास होगा तो क्या होगा, सुंदर तो लगेगा ही। तो हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास का है। फिर है हिंदी के मुसलमान कवि, 1926 ईस्वी। ये रचना है गंगा प्रसाद सिंह विशारद की। हिंदी के मुसलमान कवि 1926 ईस्वी, गंगा प्रसाद सिंह विशारद की है। अगला है सुकवि सरोज, सुकवि सरोज 1927 ईस्वी की रचना है, गौरी शंकर द्विवेदी की। अगला है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, 1930 ईस्वी, सूर्यकांत शास्त्री जी का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है। फिर है हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, श्याम सुंदर दास जी का है। और श्याम सुंदर दास का अभी हम लोगों ने एक ग्रंथ और पढ़ा था, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी की रचना है और हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी की रचना है। दोनों ही किसके ग्रंथ हैं, श्याम सुंदर दास के हैं। आगे है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, 1930 से 1931 ईस्वी के मध्य इस ग्रंथ की रचना की गई। किसके द्वारा, हरिऔध के द्वारा की गई। आगे है यह ग्रंथ 1934 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी से भी प्रकाशित हुआ। ये जो हरिऔध जी ने ग्रंथ लिखा था, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, इन्होंने तो इसकी रचना 1930 से 31 के बीच में की थी। उसके बाद 1934 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी से भी इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास, समय 1931 ईस्वी, रमा शंकर शुक्ल रसाल का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा है 1934 ईस्वी में।
अगला है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी की रचना है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने इसकी रचना की थी। तो इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पे क्या है? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, और किसने रचना की है? इंद्रनाथ मदान ने की है। तो भगवान इंद्र कैसे थे? मॉडर्न थे ना, वो किसी की कहाँ सुनते थे, वो अपने में ही कोई सा भी देख लीजिए जहाँ पे भी जिक्र आता है उनका, तो वो सबसे आगे ही रहने की कोशिश हमेशा करते थे, भाई राजा थे। तो यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे। आगे बात करेंगे अगले ग्रंथ की। अगला ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य। समय है 1850 से लेकर 1900 ईस्वी। 1941 ईस्वी में प्रकाशित डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो इस ग्रंथ का नाम क्या है? इस ग्रंथ का नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य 1850 से लेकर 1900 ईस्वी। और बात की जाए इसके प्रकाशन की, तो इसका प्रकाशन हुआ है 1941 ईस्वी में। और रचनाकार कौन है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। फिर है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। 1941 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई ब्रजरत्न दास के द्वारा। तो ब्रज में क्या बोली जाती है? खड़ी बोली जाती है। इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और ब्रज रत्नदास के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया। फिर है आधुनिक हिंदी साहित्य 1900 से लेकर 1925 ईस्वी। डॉक्टर कृष्णलाल की रचना है। फिर है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी। ये किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी जी की है। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? जो 20वीं शताब्दी की नंदे होती हैं वो क्या होती हैं? बड़ी दुलारी होती हैं। 20वीं शताब्दी की जो नंदे होती हैं बड़ी दुलारी होती हैं। अब कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता ना, जाहिर सी बात है, समाज में हर कोई रह रहा है, तो देख ही रहे हैं। ऐसे याद करने के लिए है, सभी नहीं खराब होती हैं, लेकिन चर्चा रहती है ना ननद भाभी की, बहुत रहती है। तो 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी नंद दुलारी वाजपेयी की है। तो 20वीं शताब्दी की जो नंद होती हैं बहुत ही दुलारी होती हैं। आगे देखेंगे हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास। ये किसका है? राजेंद्र प्रसाद सिन्हा का है। फिर है आधुनिक साहित्य। आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी नंद दुलारे वाजपेयी की यह भी है। फिर है हिंदी साहित्य का विकास और कानपुर 1957 ईस्वी नरेश चंद्र चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का विकास और कानपुर, ये रचना है नरेश चंद्र चतुर्वेदी जी की। चलिए अगला ग्रंथ देखेंगे हिंदी काव्यधारा 1945 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्यधारा 1945 ईस्वी किसके द्वारा लिखी गई? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई। फिर है आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका 1757 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1952 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा हुआ? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। फिर से देखेंगे इसको। इस ग्रंथ का पूरा नाम क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका 1757 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1952 ईस्वी है। और यह ग्रंथ लिखा किसके द्वारा गया? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ 1757 से लेकर 1857 देखकर कंफ्यूज नहीं होना है किसी को, क्योंकि प्रकाशन वर्ष 1952 है। इस 1757 से लेकर 1857 के बीच की स्थिति क्या थी हिंदी साहित्य की, उसके बारे में लिखा गया है। अगला है हिंदी साहित्य और उसकी प्रगति 1952 ईस्वी विजेंद्र स्नातक तथा क्षेमेंद्र सुमन का है। हिंदी साहित्य और उसकी प्रगति।
तो जिसकी विजय होगी वो क्या होगा, प्रगति के रास्ते पे ही तो बढ़ेगा ना। जिसकी विजय होगी वो प्रगति के रास्ते पे जो है बढ़ेगा। और विजयी कौन होता है, जिसमें क्षमा करने का गुण होता है। इस प्रकार दोनों को कनेक्ट कर लेंगे। तो हिंदी साहित्य और उसकी प्रगति, प्रकाशन है 1952 ईस्वी, और इसको दो लोगों ने लिखा है, विजयेंद्र स्नातक तथा क्षेमेंद्र सुमन ने लिखा है। तो इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, जिसमें क्षमा का भाव होता है वो लोग विजयी होते हैं और क्या करते हैं, प्रगति करते हैं। फिर है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी, शिवदान सिंह चौहान का है। तो जब कोई 80 वर्ष का हो जाता है तो क्या करता है, शिव का सुमिरन करने लगता है ना। उसको फिर कुछ लोभ वोभ से कुछ मतलब नहीं रहता है, किसी चीज़ का कि लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, लोभ है, क्या है, कुछ उससे मतलब नहीं रहता। 80 वर्ष की अवस्था में लोग क्या सोचते हैं कि थोड़ा बहुत शिव को भी क्या किया जाए, शिव के नाम से दान कर दिया जाए। शिव को तो कोई दान नहीं कर पाएगा, वो तो खुद ही दानी है। तो शिव के लिए दान कर दिया जाए, 80 वर्ष की अवस्था में लोग सोचने लगते हैं। तो इसको ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। फिर है हिंदी का गद्य साहित्य 1955 ईस्वी, रामचंद्र तिवारी का है। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे की है। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे की है। इसको याद कर लेंगे, ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर आपका है अगला ग्रंथ, साहित्य का इतिहास दर्शन 1959 से लेकर 1960 ईस्वी, नलिनी विलोचन शर्मा का है। अब आप लोग बताइए, दर्शन हम लोग इतिहास दर्शन किसके द्वारा करेंगे, अपने लोचन के द्वारा करेंगे ना, अपने नयन के द्वारा, नेत्र के द्वारा करेंगे, आँखों से ही देखेंगे। तो इतिहास दर्शन किसके द्वारा करेंगे, लोचन के द्वारा। तो नलिन विलोचन शर्मा हो गए। फिर है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, ये किसका है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। तो जब कोई राम का स्वरूप अच्छे से देखता है, उनको पढ़ता है, उनकी बातों का अनुसरण जो लोग करते हैं, वो लोग क्या होते हैं, उनमें संवेदना आती है कि जैसे उनका जीवन ही ऐसे था कि कोई भी व्यक्ति होगा, संवेदना जरूर आ जाएगी। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1996 ईस्वी, विजयेंद्र स्नातक का है। अगला ग्रंथ है हिंदी उपन्यास का इतिहास, गोपाल राय का है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है। हिंदी कहानी का इतिहास गोपाल राय का है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे दो याद हो जाएंगे आपको, हिंदी उपन्यास का इतिहास, हिंदी कहानी का इतिहास, ये दोनों किसके हैं, गोपाल राय के हैं। चलिए आगे देखेंगे। कवि और काव्य, कवि और काव्य किसका है, शांति प्रिय द्विवेदी जी का है। तो कोई काव्य कैसे होना चाहिए, जिससे शांति मिले, कवि का काव्य शांति प्रदान करने वाला होना चाहिए। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। फिर है नवयुग काव्य विमर्श, ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल का है। नवयुग काव्य विमर्श ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल का है। हिंदी कविता का विकास आनंद कुमार का है। अगला ग्रंथ है भाषा साहित्य और इतिहास का पुनर्पाठ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का है। हिंदी गीत काव्य ओम प्रकाश अग्रवाल का है। आधुनिक काव्यधारा डॉक्टर केशरी नारायण शुक्ल का है। हिंदी के कवि और काव्य गणेश प्रसाद द्विवेदी जी का है। काव्य कला गंगा प्रसाद पांडे का है। आगे देखेंगे, हिंदी के वर्तमान कवि और उनका काव्य गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश का है। हिंदी कथा साहित्य और उसके विकास पर
पाठकों की रुचि का प्रभाव 1965 ईस्वी डॉक्टर गोपाल राय का है। हिंदी दलित साहित्य का इतिहास मोहनदास नैमिष राय का है। हिंदी नाट्य साहित्य का विकास विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। तो हिंदी का नाटक कहाँ होता है? ऐसा तो नहीं है बस भारत में ही होता है, पूरे विश्व में होता है। हिंदी नाट्य साहित्य का विकास विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, ऐसे इसको याद कर लेंगे। फिर है हिंदी नाटक उद्भव और विकास दशरथ ओझा का है। आधुनिक हिंदी नाटक नगेंद्र का है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास समय है 1938 ईस्वी बाबू गुलाब राय का है। फिर है हिंदी नाट्य विमर्श। हिंदी नाट्य विमर्श बाबू गुलाब राय का है। तो जब किसी को गुलाब देते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि नाटक कर रहे हैं, तो हिंदी नाट्य विमर्श बाबू गुलाब राय का है। हिंदी नाट्य साहित्य ब्रजरत्न दास का है। यहाँ ध्यान रखेंगे 2-3 ऐसे मिलते जुलते नाम हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हिंदी नाट्य विमर्श है, एक बाबू गुलाब राय का है। और हिंदी नाट्य साहित्य किसका है? ब्रजरत्न दास जी का है। और इसके पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी नाट्य साहित्य का विकास विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो जो मिलते जुलते नाम से हैं वो उसको जरूर याद कर लीजिएगा। फिर है आधुनिक हिंदी साहित्य, इसके संपादक अज्ञेय है। अगला है नया हिंदी साहित्य प्रकाश चंद्र गुप्त का है। युग और साहित्य शांति प्रिय द्विवेदी का है। गद्य भारती केशव प्रसाद मिश्र का है और पद्म नारायण आचार्य का भी है। हिंदी साहित्य पंडित धीरेन्द्र वर्मा का है। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह का है। तो इतिहास में जिसका नाम हुआ है उसकी क्या हुई है? आलोचना भी हुई है। या ऐसे कह सकते हैं कि इतिहास में जिसकी आलोचना की गई है उसी का नाम हुआ है। तो इतिहास और आलोचना नामवर सिंह का है। फिर है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962 ईस्वी नामवर सिंह की हैं। साहित्य और इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे। फिर है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 ईस्वी नीलाभ की है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी मुक्तिबोध का है। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप, ये किसका है? सुमन राजे का है। संरचना सा से संरचना, सा से सुमन। ऐसे कर सकते हैं कि उसका स्वरूप कैसा है? संरचना का स्वरूप सुमन की तरह है, ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। फिर आगे देखेंगे हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां शिव कुमार शर्मा का है। इसकी भूमिका गणपति चंद्र गुप्त ने लिखी थी, ध्यान रखेंगे। फिर है रीति काव्य की भूमिका 1949 ईस्वी नगेंद्र की है। विशेष में देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध तथा राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथों को प्रकरणों में भी बांटा है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। फिर है नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 17 भागों में प्रकाशित करने की एक योजना बनाई, जिसके 16 भाग प्रकाशित हुए हैं। इसका बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न ऐसे बनेगा कि नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने भागों में प्रकाशित करने की योजना बनाई है? तो 17 भागों में। फिर पूछेगा कि अभी तक इसके कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो 16 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। आगे देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका की विषय सूची है। चलिए देखते हैं इनकी विषय सूची। हिंदी साहित्य
भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास। दूसरा है हिंदी साहित्य, भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास। तीसरा है संत मत। चौथा है भक्तों की परंपरा। पांचवा है योग मार्ग और संत मत। छठा है सगुण मतवाद। सतवां है मध्य युग के संतों का सामान्य विश्वास। आठवां है भक्ति काल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व। नौवां है रीति काव्य और 10वां है उपसंहार। अब देखेंगे परिशिष्ट में। पहला है संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय। दूसरा है महाभारत क्या है। तीसरा रामायण और पुराण। चौथा है बौद्ध साहित्य। पांचवा है बौद्ध संस्कृत साहित्य। छठा है जैन साहित्य। सातवां है कवि प्रसिद्धियाँ और आठवां है स्त्री रूप। चलिए आगे देखेंगे। द्विवेदी जी ने इस ग्रंथ में अध्याय 1 तथा 2 की विषय सूची का शीर्षक हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास दिया है या बनाया है, किंतु दोनों अध्यायों के अंदर के विषय अलग अलग हैं। इन्होंने नाम तो भले ही दे दिया है, पहले और दूसरे अध्याय का नाम इन्होंने एक ही रखा है, लेकिन उन दोनों के अंतर्गत जो बातें लिखी गई हैं वो अलग अलग हैं। आगे है अध्याय 1 के आरंभ में द्विवेदी जी का कथन है कि आज से लगभग 1000 वर्ष पहले हिंदी साहित्य बनना शुरू हुआ था। इन 1000 वर्षों में भारतवर्ष का हिंदी भाषी जनसमुदाय क्या सोच समझ रहा था, इस बात की जानकारी का एकमात्र साधन हिंदी साहित्य ही है। अध्याय 8 में क्या लिखा है। अध्याय 8 में भक्ति काल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व के अंतर्गत कबीर, नानक, सूरदास, नंददास, तुलसीदास, दादू, सुंदरदास, रज्जब को क्रमशः रखा गया है। अध्याय 8 में क्या रखा गया है, कवियों के व्यक्तित्व को दर्शाया गया है और इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि हैं क्रम से, कबीर, नानक, सूर, नंद, तुलसी, दादू, सुंदर, रज्जब। फिर है अध्याय 2 के अंतर्गत इन्होंने अपभ्रंश कविता को प्रोत्साहन का प्रश्न, राजा मुंज और भोज की अपभ्रंश कविता, क्या अपभ्रंश लोक भाषा थी, आधुनिक भाषाओं में तत्सम शब्द कैसे आए, प्राचीन हिंदी कविता के 6 अंग इत्यादि विषय दिए गए हैं। तो आज यहाँ पर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा हमारी समाप्त होती है। कल से हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल के बारे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे भी बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं उनका विशेष रूप से स्वागत है और जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग अपने दोस्तों को भी चैनल से ज़रूर जोड़िए। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।